Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुड Good मॉर्निंग सर। morning. कैसे हो आप लोग? बढ़िया ठीक है। सर। ओके ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? यस Yes, मैडम, ma'am. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग मैडम, शुरू करते हैं हम लोग। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस, वेलकम टू यू ऑल। और किरण मैडम का भी स्वागत है। किरण मैडम, हम लोग तो बच्चों को गाइड कर ही रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ भी रहे हैं। इन द मीन टाइम कई सारे कुछ बच्चे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि सर हम लोग अगर बेसिक समझ जाए कि कैसे प्री और मेंस की तैयारी करनी चाहिए। कुछ बच्चे प्री का अलग कर रहे हैं, कुछ मेंस का अलग कर रहे हैं, कुछ आईएएस के साथ पीसीएस भी कर रहे हैं, कुछ उसके साथ टेट भी दे रहे हैं। कई चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है बच्चों को। एक इसमें अभी बच्ची ज्वाइन की है, उसका कहना है कि हम तो सर 3 साल से 2 साल से और सिविल सर्विसेज और पीसीएस का भी प्री दे रहे हैं, थोड़े से मार्क्स से प्री भी रुक जा रहा है। फिर कंफ्यूजन होता है कि पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, कि जब हम प्री पढ़ रहे हैं तो उसका मेंस से क्या रिलेशन है, और प्री और मेंस पढ़ रहे हैं, इस बीच में अगर छोटा सा कोई एग्जाम और आ जा रहा है तो उसको हम दे या न दे। तो जस्ट मेरा तो ये कहना था कि हर चीज स्टडी तो पूरी कंप्रहेंसिव होनी चाहिए। छोटे वाले एग्जाम भी हो सकते हैं, बड़े वाले भी, लेकिन टारगेट पूरा बड़ा करके कि जो आज पढ़ रहे हैं वो बाद में भी यूज होगा। तो जस्ट चूंकि आप इसको बढ़िया से समझा सकती हैं, और इसमें ओपन बच्चों से ये भी रहेगा, जिसको कोई कंफ्यूजन हो वो पूछ सकता है, क्योंकि थोड़े नंबर से किसी का रुक रहा हो, किसी का अधिक नंबर से रुक रहा हो, अगर दोनों मिलकर तैयारी करेंगे तो अगले बार या उसके अगले बार सिलेक्शन हो सकता है। तो इसी उद्देश्य से आज का सेशन रखा गया। वैसे तो हम लोग सोच रहे थे 15 अगस्त पे ही बात करेंगे, अगले वाले सेशन में बच्चे लोगों को हम लोग इनवाइट करेंगे 15 अगस्त का भी करने के लिए। आज आपका स्वागत है किरण मैडम, जो अस्तित्व आईएएस एकेडमी की डायरेक्टर हैं। लास्ट 20 ईयर से आप सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स, उसके अलावा और कैरियर काउंसलिंग पे जयपुर में आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। और डॉक्टर बीबी सिंह आपके हस्बैंड, दोनों लोग मिलके गाइडेंस दे रहे हैं, जिससे बच्चों को बहुत बढ़िया लगता है। और भी मार्केट में जितने बच्चे, इनका ऑफ ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन भी चलता है। मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, कोई भी बच्चा अगर कभी कोचिंग लेने की बात सोचे कहीं भी, तो अगर वो हम लोगों से कहेगा तो एक इनके यहाँ भी ऑप्शन रहेगा। किसी को है तो हम लोग जयपुर भी प्लेस कर सकते हैं, आपके साथ भी पर्सनली ले सकता है किसी भी एग्जाम की कोचिंग, और ऑनलाइन तो हमेशा अवेलेबिलिटी है। तो सबका स्वागत करते हुए, और सबसे ये निवेदन कि मैडम की बातों को सुने, और जो भी कंफ्यूजन हो बिना किसी डर के, बिना किसी सोच के मैडम के सामने रखे। इस समय रखे, बाद में पर्सनली रखे, क्योंकि इसकी एजुकेशन के मामले में सबसे बड़ी डॉक्टर किरण मैडम, जो आपको दवा बहुत सही तरीके से होम्योपैथी एलोपैथी किस तरह का है पढ़ने के मैं उसमें देंगी, और इनका पर्सनल टच है। तो मैडम का स्वागत हैंडओवर करते हुए इन बच्चों को आप देखिए। वेलकम मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू शिव सर। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि बच्चों को जो है बहुत अच्छे से मैं समझा सकती हूँ। कहीं ना कहीं ये पॉइंट वैलिड है, क्योंकि इतने सालों से बच्चों के साथ एक्सपीरियंस जो है वो बन रहा है। और इंटरेक्शन ऐसा नहीं है कि केवल टीचिंग के साथ है, नॉन टीचिंग भी आपके साथ बैठ करके आपको करियर काउंसलिंग देना, आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करना, आपके पर्सनल कोई अगर फैमिली मैटर है उसके बारे में बात करना, आपकी एज से रिलेटेड आपकी पर्टिकुलर स्टेज में अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, इधर फिजिकल प्रॉब्लम की बात करें चाहे मेंटल प्रॉब्लम की बात करें, सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो किसी भी तरह की कोई बात होती है, तो इतने सालों से एक लंबा समय हो गया है, 21 साल कम नहीं होते हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि अब जो है मेरा एक्सपीरियंस भी जवान हो गया है। तो 21 सालों से इतना बच्चों के साथ रहते रहते एक्सपीरियंस हो गया है कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ सकती है और हम कैसे दिशा निर्देशन दें, जिससे कि उनको बहुत अच्छे से गाइडलाइन प्राप्त हो और वो अपने कैरियर पथ पर अग्रसर हो। तो आज मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं 3 तरह के जो है आप लोगों के जोनर को बना करके बात करने की कोशिश करूंगी। पहले जोनर में हम सिविल सर्विसेज की बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स केवल एक्सक्लूसिव
फोकस है कि मेरे को सिविल सर्विसेज में ही जाना है, आईएएस की तैयारी करनी है, या फिर स्टेट पीसीएस, हम यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, जहां पे भी, तो एक तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा जोनर हम उसका रखेंगे जिसमें जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, जैसा कि शिव सर अभी बोल रहे थे कि कुछ बच्चे टेट, सुपर टेट, कुल भी लेके परेशान होते हैं, तो दूसरे जोनर में हम इस तरह के टीचिंग एग्जाम्स की बात करेंगे कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, सेट एग्जाम, इन सब को लेकर की बात करेंगे। और तीसरे जोनर में हम उसकी बात करेंगे जो बिल्कुल छोटी छोटी ऐसी वैकेंसीज हैं जो हमारी तैयारी के दौरान ही, चाहे हम टीचिंग की तैयारी कर रहे हो चाहे सिविल सर्विसेज की, और हमारे से टकरा जाती हैं, आप यूं कहें, ठीक है, और हम जो है वो सोचते हैं कि बहती गंगा में जो है वो हाथ डाल लें, डुबकी लगा ले, तो जितने भी पाप है वो हमारे धुल जाए, और कई बार वो धुल जाते हैं। ठीक है, धुलने से तात्पर्य क्या हुआ कि हम तैयारी जो है वो कर रहे होते हैं, अनवरत हमारी तैयारी जो है वो जारी होती है तब तक कि जब तक कि हम एग्जाम नहीं देते हैं, लेकिन इन बिटवीन ऐसी कुछ छोटी मोटी वैकेंसीज आती हैं जिनका फॉर्म भर करके हम एग्जाम देते हैं, और कई बार हम उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी जो वैकेंसीज हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं जो बात करूंगी वो 3 जोनर में अलग अलग बांट करके करूंगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि केवल एक्सक्लूसिव फोकस में लेकर के सिविल सर्विसेज की तैयारी कौन से बच्चे कर रहे हैं, जिनका कोई ड्रीम नहीं है, केवल वो यही सोचते हैं कि मैं जब भी बनूं मुझे अधिकारी ही बनना है, आईएएस, पीसीएस, रेवेन्यू, कोई से भी लेवल पे जाएं, चाहे स्टेट में चाहे सेंट्रल में, लेकिन वो एक सोचते हैं कि वो एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। तो ऐसे लोग मुझे बताएं कौन है ऐसे लोग। बोल सकते हैं जिसकी पूरी इच्छा यही है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल हमको उच्च ग्रेड का ऑफिसर रैंक चाहिए। हाँ, जिन्होंने बिल्कुल ऐसा डिसाइड कर लिया है कि मेरे को तो बनना ही यही है, जो ये दृढ़ता के साथ आज बैठे हुए हैं, वो ये बात मुझसे करें, वो बताएं मुझे। ओके, बताएं, बोले। आपका नेम आ रहा है बुशरा इरमान, है ना? इरम, इरम। यस। ओके, आपको जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। बाकी स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव नहीं है, अभी डिसाइड नहीं किया उन्होंने। इसमें एक पुष्पलता है, मैसेज आ रहा है, पुष्पलता इज डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। जी, वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, मध्य प्रदेश के 12th बोर्ड में 7th रैंक पे रही है। ओके, तो एक उनका टारगेट है कि इस साल फर्स्ट ईयर में है, ग्रेजुएशन इंदौर से कर रही हैं। उनका टारगेट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट करने के बाद हम सिविल सर्वेंट ही बनेंगे। ठीक है, ग्रुप में है वो? ग्रुप में, हाँ जी। तो सर बोलना चाहिए ना उनको, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिविल सर्विसेज में जाना है तो बोलना पड़, मतलब बोलना सबसे पहली प्रियोरिटी है भाई, बोलना सीखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, चलिए, मैं ये मान रही हूँ कि 2 स्टूडेंट्स है जो एक्सक्लूसिव सिविल सर्विसेज को भी टारगेट कर रहे हैं। ऐसे ओके, पुष्पेंद्र सिंह हाथ खड़ा कर रहे हैं वो, ठीक है, आप भी आईएएस बनना चाहते हैं। चलिए, ग्रुप में 3 मेंबर्स हो गए भाई हमारे। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कौन कर रहे हैं, छोटे से लेके प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक में कौन जाना चाह रहे हैं, एक बार वो मुझे बताएंगे टीचिंग एग्जाम के लिए। गुंजा, ओके, गुंजा ये हाँ था या ऐसे ही सांस लिया? हाँ मैम, आवाज। अच्छा, टीचिंग एग्जाम में जाना है आपको? हेलो, हाँ, आ रही है टीचिंग मैम? एग्जाम, हाँ आ रही है, आ रही है, नहीं टीचिंग मैम, एग्जाम में जाना है आपको? आईएएस, आई आईएएस आईएएस में, करना है? अच्छा, आईएएस में जाना है, यूपीएससी सिविल सर्विस मैम। ठीक हाँ, है। टीचिंग एग्जाम यस में कौन मैम। जाएगा भाई, बताओ, टीचिंग एग्जाम में। मैडम मैडम मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि गुंजा जो बोल रही थी, गुंजा हाँ, अभी 3 दिन पहले मेरी बात हुई, हाँ, गोरखपुर में पिछले 2-2.5 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रही सिविल सर्विसेज की, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और एमए कर लिया है और बीएड भी कर लिया है, लेकिन इनका टारगेट सिविल सर्विसेज है। तो ये बीएड। थोड़ा हाँ बीएड, ये थोड़ा कंफ्यूज है मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या बिना कोचिंग के मैं फ्री तक निकल सकती हूँ या नहीं। इनको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इनको लग रहा ठीक है कि है, बिना कोचिंग के हम नहीं कर पाएंगे जी।
ठीक है सर, समझ गए। चलिए, टीचिंग एग्जाम के लिए एक्सक्लूसिव किसी Yes, का ma'am. मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। अदर एग्जाम्स के लिए बैंक है, एसएससी है, सेंट्रल की कोई भर्ती आती है, रेलवे है, इन सब में कोई टारगेट कर रहा है एक्सक्लूसिव? कोई नहीं टारगेट कर रहा है। चलिए, तो मैं ये मान रही हूँ कि हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा जो पहली प्रियोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता सिविल सर्विसेज है। और उस प्राथमिकता के साथ अगर छोटी मोटी वैकेंसीज हमारे साथ जो है वो टकराएंगी तो हम वो देते रहेंगे। और अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो समय परिस्थिति के अनुसार, अपने फैमिली सिचुएशन के अनुसार हम उस पोस्ट को ज्वाइन भी कर सकते हैं और उसके साथ भी सिविल सर्विसेज कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए, मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जैसे कि अभी गुंजा का ये प्रश्न था कि कैसे जो है वो तैयारी करेंगे। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब सिविल सर्विसेज की तैयारी की आप बात कर रहे हैं, तो आप अपना जो है, आपकी लाइफ का 1.5 से 2 साल जो है आप इस तैयारी को दीजिए। ये जरूरी है, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके जीवन का 1.5 से 2 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आपको देना पड़ेगा। पहली तो ये प्राथमिकता है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस साल आप अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि 2024 का आपका अटेम्प्ट देना है, आपको 2025 में जाकर के अटेम्प्ट देना है, आपको चाहे आप आईएएस की तैयारी कीजिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस की कीजिए, जब भी अटेम्प्ट दीजिए, जबकि आपका मेंस का सिलेबस 70% 70% तक आपका तैयार हो चुका हो, ठीक है। बात समझ रहे हो? जो आपका मुख्य परीक्षा है सिलेबस का, सॉरी, मुख्य परीक्षा है आपके एग्जाम का, उसका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के सिलेबस का 70% 70% जब आपका रेडी हो जाएगा, उस साल आप अटेम्प्ट को दीजिए, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों की सोच ये रहती है कि प्रीलिम्स Okay, एग्जाम ma'am. की तैयारी कर लेते हैं, प्री को पास कर लेंगे, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। तो बेटा जी, मैं आप लोगों को बता दूं, जो प्री एग्जाम होता है, जो शेड्यूल, आइडियल शेड्यूल होता है, मई जून जुलाई, अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है कोविड के कारण तो ऊपर नीचे है, अदरवाइज इसका शेड्यूल मई से जून के बीच में होता है। उसके बाद जून में अगर आपका एग्जाम हुआ तो जुलाई से अगस्त में आपका रिजल्ट आता है। देन सितंबर छोड़िए, अक्टूबर छोड़िए, नवंबर में आपका मेंस एग्जाम होता है, ठीक है ना। अब जिस पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने थे, आपको पढ़ के रट के जाना था, उसके लिए तो आपने 6-7 महीने दे दिए। लेकिन जब मेंस एग्जाम की हम लोग बात करते हैं, तो मेंस एग्जाम रिटन होता है, रिटन पेपर होता है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको अपने अंदर डेवलप करने होते हैं, बहुत सारे तथ्यों के ऊपर, बहुत सारी संकल्पनाओं के ऊपर, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी समसामयिक घटनाएं होती हैं, करंट के इश्यूज होते हैं, जिनके ऊपर आपको अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। तो वो विचार व्यक्त करना आप 2 महीने में नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। नहीं सीख पाएंगे, आप सिलेबस को ना तो कवर कर पाएंगे और ना ही आप उस पर एग्जैक्टली लिख पाएंगे कि मुझे इसको कैसे लिखना है। तो लिखने की प्रैक्टिस के लिए आपका ये, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि 1.5 साल आपको देना होगा, तो ये 1.5 साल आपको केवल ऐसा नहीं कि सोचने विचारने के लिए देना होगा। इस 1.5 साल में आपको अपने कंसेप्ट को डेवलप करना होगा, टॉपिक से रिलेटेड, आपको अपनी हैंडराइटिंग पे काम करना होगा, आपको अपने ग्रामर्स पे काम करने होंगे, आपको अपने स्पेलिंग एरर्स पे काम करने होंगे, और आपको लिखते समय अगर लिखा गया है कि 50 शब्दों में टिप्पणी करें, 150 शब्दों में लिखें, 25 शब्द में इसका उत्तर दें, अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके क्वेश्चन के आगे नोट में डाले हुए हैं, ठीक है ना, तो आपको इनको नजरअंदाज नहीं करना है। 50 शब्द का मतलब 50 शब्द ही होता है, 52 से ऊपर नहीं जा सकते, 48 से नीचे नहीं आ सकते। 100 का मतलब 100 ही होता है, 105 से ऊपर नहीं जा सकते, 95 से नीचे नहीं आ सकते। एंड 150 का मतलब 150 ही होता है, 140 के नीचे नहीं रह सकते हैं और 160 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है, ये एक बार कहने से, एक बार सुनने से, एक बार लिखने से कभी भी ये आदत नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो काम होता है ना बेटा, ये आदत वाला काम होता है, और आदत तब बनती है हमारी जब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हम उसी काम को करते हैं। अगर आप रेपिटेडली, फ्रीक्वेंटली, अगर आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अगर आप मतलब आपका जो क्रिया है या आपकी जो एक्टिविटी है, तुरंत के तुरंत आप रिपीट नहीं करते हैं, तो ये आपकी आदत से गायब हो जाती है, ठीक है ना। आप रोजाना 5 बजे सवेरे उठते हैं,
5 बजे जब सवेरे उठते हैं तो किसी दिन अगर रात में 1 बजे भी आप सोते हैं, आप रोज 10 बजे सो रहे हैं, 5 बजे आप उठ रहे हैं, लेकिन अगर आप कभी 1 बजे भी सोते हैं तो आप विश्वास कीजिए आपकी आदत बनी हुई है 5 बजे उठने की, आपकी आंख या आपकी जो चेतना है वो अचेत एक बार 5 बजे जरूर होती है। ये बात और है कि आपकी साइकोलॉजी, आपकी मनोवैज्ञानिकता ये कहती है अरे यार मैं तो 1 बजे सोया था, मैं 1 बजे सोई थी, चलो कोई ना 1 घंटे बाद उठते हैं, लेकिन वो 5 बजे एक बार आपकी चूंकि आदत में ये शुमार है 5 बजे उठना, एक बार 5 बजे आपकी नींद हल्की सी खुलेगी, आप करवट लेंगे, आपको प्यास लग सकती है या आपकी रूटीन की दिनचर्या में कुछ भी आपको महसूस हो सकता है, फील हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी आदत में शामिल है। और यही अगर आप 5 बजे उठ रहे थे, आप आगे चल के 7 बजे उठिए, फिर दूसरे दिन 6:30 बजे उठिए, तीसरे दिन फिर 6:45 उठिए, फिर 6:30 उठिए, फिर 7 उठिए, और आप विश्वास कीजिए 5 से 7 दिन के बाद जो है ये 5 बजे वाली आदत खत्म हो जाएगी, 7 बजे वाली आदत चालू हो जाएगी। ठीक है ना? तो हमें अपने शेड्यूल के अंतर्गत, तैयारी के अंतर्गत कुछ आदतें बनानी है, ठीक है ना? और ये आदतें गलत गलत आदतें नहीं बनानी है, ठीक है ना? अच्छी अच्छी आदतें हमें बनानी है। पढ़ना है, बैठ करके पढ़ना है, तो इन आदतों में जैसा कि मैंने आपको पढ़ने के लिए भी तथ्य बताए, अब उनकी तैयारी का भी जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है। जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी, बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी कि वो लड़का तो आईआईटी टॉपर था, सक्सेसफुल हुआ, फर्स्ट रैंक आया, वो लड़की तो आईआईएम टॉपर थी, सक्सेसफुल हुई, फर्स्ट रैंक आई, अरे वो तो रिक्शे वाले का बच्चा था, वो टॉप कर गया, अरे वो तो उनके तो जो है वो घर पे काम करते थे, सर्वेंट थे, उनका बच्चा टॉप कर गया। आपने ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट सुने होंगे, ठीक है? तो उनके बच्चों ने कोई ऐसा अपने घर में अलादीन का वो बोलते हैं ना जिन्न चिराग अपने घर में नहीं रखा था जिसको उन्होंने कह दिया कि तू हमारी उतनी तैयारी करवा दे जितना कि हम लोग पास हो सके। ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, वो जो अपनी स्टडीज करते हैं ना, उस स्टडीज में स्मार्टनेस लाते हैं, ठीक है? हमारी जो पढ़ाई हो रही होती है सिविल सर्विसेज के लिए, याद रखिएगा, मैं आज मतलब गांठ बांध लीजिए इस बात को, मैं आज आपको शब्द जो कह रही हूँ ना, ये आपके जीवन में हमेशा याद रहना चाहिए कि जो हम तैयारी कर रहे होते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कतई पढ़ना नहीं होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। केवल और केवल पढ़ना सिविल सर्विसेज के लिए कभी भी जरूरी नहीं है, कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और कभी भी प्राथमिकता भी नहीं है। उस पढ़ाई का आपके जीवन में क्या एप्लीकेशन है, उस पढ़ाई का आपके कोर्स से क्या रिलेवेंस है। अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको भूगोल पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, तो क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बाद आप जब आईएएस अधिकारी बन जाएंगे तो आप कहीं भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं? आप क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं? आप क्या कहीं पे अर्थव्यवस्था को पढ़ाने जा रहे हैं? क्या आप उसकी नॉलेज को स्प्रेड करने जा रहे हैं? नहीं। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जिस टॉपिक को, जिस यूनिट को, जिस विषय को आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें आपको पीएचडी कतई नहीं करनी है, ठीक है ना? आपको पीएचडी नहीं करनी है। वो विषय केवल और केवल आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपके अंदर ये समझ विकसित हो कि कल को जब आप आईएएस अधिकारी बन जाएं तो अगर इकोनॉमिक सिचुएशन आपके जिले की आपको समझनी हो, आपके प्रदेश की आपको समझनी हो, आपके राष्ट्र की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रदेश के लिए एक बजट निर्धारित करना हो, तो आप उन तथ्यों को समझ करके एक प्लानिंग कर पाए। प्लान अगर कुछ आपके पास आया है तो आप उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन दे पाए, ऑब्जर्वेशन देने के बाद अगर आपको सुटेबल लगता है तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है? ज्योग्राफी आपको क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि पोस्टिंग आपकी नागालैंड में भी हो सकती है, पोस्टिंग आपकी शिमला में भी हो सकती है, पोस्टिंग आपकी जैसलमेर में भी हो सकती है। तो अगर आपको भौगोलिक परिवेश नहीं पता है, नदियां नहीं पता, झरने नहीं पता, पहाड़ियां नहीं पता, भूकंप नहीं पता, ज्वालामुखी नहीं पता, तो फिर आप किस तरीके से अपने जिले को मैनेज करेंगे? क्योंकि चाहे आप आईएएस अधिकारी बनिए, चाहे आप आईपीएस अधिकारी बनिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस के थ्रू जाइए, कुछ भी जाइए, एक जिला जो है सदैव आपके हाथ में रहेगा। उस जिले के कर्ता धर्ता के रूप में आप रहेंगे, जो एरिया आपने चूज किया है या जो एरिया आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिला है, उस एरिया के आप क्या रहेंगे? मास्टर रहेंगे। आपके ऊपर कोई नहीं है, आप ही सर्वे सर्वा हैं। तो हर जगह क्या रहती है? आपकी जवाबदेही रहती है। यू विल बी आंसरेबल फॉर ऑल द थिंग्स।
कुछ गलत होगा उसकी भी जवाबदेही आपके पास रहनी चाहिए, कुछ सही होता है उसकी भी जवाबदेही आपके पास रहनी चाहिए। क्योंकि मीडिया है, प्रशासन है, सरकार है, हर कोई अगर पूछेगा ना तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा। तो आपसे पूछेगा तो आप बताओगे कैसे? आपको पता ही नहीं है आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। आपको पता ही नहीं है कि मुझे इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, आप कैसे जवाबदेही देंगे? तो पहली बात तो ये कि आपको पढ़ना केवल नहीं है, पढ़ करके उसको व्यवहारिक जीवन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है ये आपको सीखना है। तो यूपीएससी की तैयारी का मतलब होता है लर्निंग, यूपीएससी की तैयारी का मतलब होता है सीखना, यूपीएससी की तैयारी का मतलब होता है स्मार्ट स्टडीज, नॉट स्टडीज, स्मार्ट स्टडीज। आप उतना पढ़ें जितना आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे काम आने वाला है। लाइब्रेरी बनाने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड किताबें रखो, लेकिन वो बिल्कुल आपकी किताबें एक समय ऐसा आना चाहिए कि वो आप फाड़ के फेंक दे, वो सारी किताब यहाँ वाली लाइब्रेरी में आपके जमा हो जाए। ठीक है, हम लोगों को कितने साल हो गए तैयारी किए, कितने साल हो गए हम लोग को एग्जाम दिए हुए, आज भी कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको खोल खोल के बहुत सारी चीजें हम लोग बैठे बैठे बता देते होंगे। अगर बीबी सिंह सर की क्लास आप लोगों ने वो मैपिंग वाली ली होगी, सर पढ़ा तो मैपिंग रहे थे, ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ा रहे थे, लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते कितने सारे हिस्ट्री के टर्म्स जो है आप लोगों को उसके साथ कोरिलेट करके बता गए होंगे, आपको खुद को नहीं पता। कितने सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बता गए होंगे, आपको नहीं पता। इकोनॉमिक कंडीशंस कितनी बता गए होंगे, आपको नहीं पता। इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा, उसको नहीं पढ़ना हमको सब्जेक्ट में, हमें विषय नहीं पढ़ना है, हमें सिविल सर्वेंट बनना है। और उस बनने के हिसाब से हमें अपने उस व्यवहार को जो है कहीं ना कहीं सीखने का प्रयास करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी सिविल सर्विसेज देना है, मेंस आपका 70% रेडी हो जाना चाहिए। मेंस अगर 70% रेडी है तभी आप अटेम्प्ट देने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि इसमें ज्यादातर जितने स्टूडेंट्स हैं मोस्टली जो है मुझे लग रहा है सभी जो है हम होंगे कामयाब मौर्याज ही हैं, ज्यादातर ओबीसी से हम बिलोंग करते हैं और अटेम्प्ट जो है हमारे ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन आप ये चीज दिमाग में मत आइए कि इतने अटेम्प्ट बचे हैं तो चलो अभी ट्राई कर लेते हैं, अभी ट्राई कर लेते हैं, ये नहीं करना है बेटा। आज की प्रेजेंट सिनेरियो की यदि हम लोग बात करें ना, आप एक अटेम्प्ट दे देते हैं, दो अटेम्प्ट दे देते हैं। पहले टाइम में क्या था कि 4 अटेम्प्ट भी बच्चा अगर दे देता था ना, अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता था वो डिप्रेस होता था, लेकिन घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, गांव समाज वो उनको ढांढस बंधाते थे। कैसे? अरे कोई बात नहीं, एक बार और करो, एक बार और करो, अब की हो जाएगा, वो ढांढस बनाते थे। ठीक है, आज का जो वर्तमान का समय है ना, वर्तमान का समय आपको वो ढांढस नहीं दे रहा है। पहली बात तो ये मैं बात कह रही हूँ, कड़वी है लेकिन सत्य है, इसको आप समझिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हैं। ढांढस केवल आपका परिवार बना सकता है, समाज नहीं बनाता आपके साथ। अड़ोसी पड़ोसी कतई नहीं बनाएंगे आपके साथ, गांव समाज भी आपके साथ नहीं बनाएगा। एक अटेम्प्ट की आपने तैयारी की, एक अटेम्प्ट दे लिया, दूसरे तक कॉन्फिडेंस जो है वो बना हुआ रहेगा, लेकिन तीसरे में तो घर वाले भी हाथ खड़ा कर देते हैं कि कहीं तू देख ले, बैंक बैंक में कहीं कर ले, शादी करनी है तेरी। तो वो बेटा जमाना गया कि 7 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट लोग दिया करते थे। ठीक है, अब का समय उतना नहीं है, और आप लोग खुद इतने यंग जनरेशन के लोग हैं, आपको ये ज्यादा अच्छे से पता है कि आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, अभी के बच्चे जो है, आप लोग जो हैं, आप लोगों की जो स्पीड है ना, वो स्पीड बहुत ज्यादा है। मतलब आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, कितनी स्पीड में बनना है, लेकिन जब एफर्ट करने जाते हैं ना, जब कोचिंग्स में जाते हैं, जब किताबें उठाते हैं, जब टॉपर्स से मिलते हैं, तब लगता है अरे यार ये तो बहुत बड़ा काम है यार, छोड़ो यार रहने देते हैं, ऐसा करते हैं हम तो बैंकिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यही वो दुनिया है बेटा जहां हम लोग तो रात दिन हजारों हजारों बच्चों को देख रहे हैं। ठीक है ना, आप तो एक एक इंडिविजुअल हमसे मिल रहे हैं, लेकिन हम उस मार्केट में बैठे हैं जहाँ हजारों हजारों बच्चे अपने घर से जयपुर तक, दिल्ली तक, प्रयागराज तक पूरा बोरिया बिस्तर बांध करके आ जाते हैं, और 2 महीने में उनको समझ में आ जाता है ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये क्यों समझ में आता है? क्योंकि जो उन्होंने ड्रीम पाला है ना, जो उन्होंने सपना देखा, जो उन्होंने सोचा था, जब वो एक्चुअली करने जाते हैं ना, तो उनको या तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, उनको लगता है ये वो कर ही नहीं सकते हैं, या फिर जो गाइडेंस मिलता है वो उनके अपने लेबर के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने जोनर के अकॉर्डिंग इस तरीके का विघटित लगता है ना कि वो उसको अपना ही नहीं पाते हैं।
ठीक है, वो उसको अपना ही नहीं पाते। जबकि आज के समय में कोई अच्छा कोचिंग वाला, कोई आपको बढ़िया पढ़ाने वाला, कभी कोई नहीं कहेगा कि तुम 18 घंटा पढ़ो। मैं भी नहीं कहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। जबकि हमारी लाइफ में सर हम लोगों ने 18-18 घंटे पढ़ाई करी है ना। लेकिन आज के जी बच्चों को कभी ये सजेशन नहीं दिया जाता है कि आप 18 घंटे की पढ़ाई कीजिए, आपको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारा टाइम जो था, हमने जो 18 घंटे की पढ़ाई की, हमने 18 घंटे की पढ़ाई सामाजिकता के साथ की। उस 18 घंटे की पढ़ाई के बावजूद भी हमारे घर में शादी रही है, हमने एक एक फंक्शन अटेंड किया है, पार्टिसिपेट किया है, लेकिन हमने मैनेज करना सीखा था। आज के सिचुएशन में आप लोग सामाजिकता से बहुत दूर हैं, समाज से आप बहुत दूर हैं। रीजन क्या है? तो रीजन आपके स्कूल का करिकुलम, आपके कॉलेज का करिकुलम और आपकी लाइफस्टाइल। ठीक है ना, ये तीन चीजें मेन फैक्टर हैं। स्कूल का जो करिकुलम है हमारा, वो बिल्कुल स्कूल में केवल पढ़ते पढ़ते पढ़ने के लिए जो है हमें अलाउ करता है, एक्स्ट्रा करिकुलम से थोड़ा दूर कर देता है। कुछ बच्चे ऐसे स्कूलों से होंगे जहां एक्स्ट्रा करिकुलम पे फोकस किया गया होगा, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलम में जहां फोकस बनता है वहां पे आप रेगुलर स्टडीज से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम में जा रहा है वो स्टडीज में थोड़ा पीछे है, जो स्टडीज में जा रहा है वो एक्स्ट्रा करिकुलम में 100% पीछे है। 100%। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। आईआईटी मेडिकल के जितने स्टूडेंट्स होते हैं, आईआईटी मेडिकल के जितने स्टूडेंट्स होते हैं, आईआईटी में जो जाते हैं, मेडिकल में जो जाते हैं, 12th तक की उनकी लाइफ क्या है आप मुझे बताइए। उसके बाद 12th तक की लाइफ के बाद जो है, जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं आईआईटी मेडिकल के लिए, ग्रेजुएशन में उनकी लाइफ स्टाइल क्या है? खाना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं, मम्मी पापा भाई बहन के अलावा रिश्तेदार भूल जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, वो अंकल जी वो आंटी जी भूल गए। वो 4 साल तक वो भूल गए, समाज से क्या रहे, बिल्कुल दूर रहे। उनको नहीं पता घर का खर्चा कैसे चलता है, देखा ही नहीं उन्होंने। कितनी कमाई है घर की, देखा ही नहीं उन्होंने। किताबें कैसे खरीद के आ रही है, पता ही नहीं उनको। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनको लाइफस्टाइल वो दी गई है कि जिसमें उनको ये पता ही नहीं चला कि किस तरह का उनको क्या चाहिए और कैसे इसको हासिल किया जाता है। रीजन क्या होता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा आईआईटी की तैयारी करने जा रहा है, नीट की तैयारी करने जा रहा है, सर कोटा में क्या हाल होते हैं, आप सभी बच्चों से जो है ये चीजें छुपी हुई नहीं है। और आपके लिए ये करेंट अफेयर्स का मुद्दा है। अभी कल ही राजस्थान सरकार ने, गहलोत जी ने खुद इस सूचना को जारी किया है कि कोटा में जो संडे को टेस्ट होता है, आईआईटी और मेडिकल के बच्चों का जो टेस्ट लिया जाता है, कोचिंग वाले जो टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट बंद करें। ये लिखित में कल ऑर्डर इशू हो चुका है। क्यों? क्यों ये इशू हुआ है? जो बच्चा 6 दिन पढ़ रहा है उसको 7वें दिन टेस्ट देने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर आप 6 दिन पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद भाई कैसे पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? टेस्ट से ही तो पता चलेगा ना। किसी भी कार्य का जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे, जब तक इवेल्युएशन नहीं करेंगे, आप जज कैसे कर पाएंगे कि आप कितने सफल हो रहे हैं या कितने उसमें विफल हो रहे हैं? तो टेस्ट लेना तो कुछ गलत बात नहीं थी, लेकिन इसको क्यों बैन किया गया? क्योंकि उस टेस्ट ना तो बच्चा अपने साइकोलॉजी के साथ ले पा रहा है, ना गार्जियन अपने साइकोलॉजी के साथ ले पा रहे हैं, और ना ही कोचिंग्स जो है इसके ऊपर काम कर रही है। हालांकि देखिए कोटा की कोचिंग्स को मैं बिल्कुल इन सब चीजों के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारी एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें हर कोचिंग के पास काउंसलर रखे गए हैं, साइकोलॉजिस्ट रखे गए हैं, बच्चों की हेल्थ एंड हाइजीन के लिए पर्टिकुलरली परामर्शदाता जो है अपॉइंट किए गए हैं। हर अच्छे बड़े कोचिंग में 4-4 5-5 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा बिहार से आ रहा है, जो बच्चा उत्तर प्रदेश से आ रहा है, जो बच्चा उत्तराखंड से कोटा में आ रहा है, ये जो बच्चे राजस्थान के भी हैं जो कोटा में जा रहे हैं, उनके मन पे एक बहुत बड़ा बोझ है कि अगर मैं नहीं हुआ तो, अगर मैं नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो वाला जो बोझ है ना, वो 1 साल इतने भारी उनके ऊपर पड़ते हैं कि उनके कई बार जीवन को भी समाप्त कर देते हैं। यही कारण है। इसीलिए जो है आप ये सोचें कि मैं अटेम्प्ट दे देता हूँ यार, आगे देखो, तो वो हवा हवा में आप जरूर अटेम्प्ट देते हैं। लेकिन जब बेटा प्री क्वालिफाई नहीं होता है ना, तो वो अपने दिल से पूछो वो निराशा कैसी होती है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, अभी खुशी हो रही होगी, लेकिन जिस दिन तुम प्री दोगे ना और प्री क्वालिफाई नहीं होगा, उस दिन तुम अपने मन से पूछना कि तुम
अगर मुस्कुरा भी रहे हो तो किस मन से मुस्कुरा रहे हो। तो पहली बात तो ये कि ये काम अपने को नहीं करना है, लोगों को दिखावे के लिए भी नहीं मुस्कुराना है और अपने को समझाने के लिए भी नहीं मुस्कुराना है। आप कमर कस के तैयार होकर के एग्जाम देने की कोशिश कीजिए। आप ये वाली धारणा खत्म कर दीजिए कि मैं देख के देख लेता हूँ, मेरे से होगा कि नहीं होगा। मान लो प्री क्वालिफाई हो गया तो पता है वो कितना, मतलब वैसा पल कितना जो है दर्दनाक होता है कि हवा हवा में प्री तो क्वालिफाई हो गया, अब आपको मेंस पता ही नहीं पेपर कितने होते हैं। आगे चल के तुम पूरा मेंस तैयार कर लोगे, उस साल तुम्हारा प्री क्वालिफाई नहीं होता है। तीसरे साल जाके तुम इंटरव्यू तक जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू में तुम सिलेक्ट नहीं होते। पता है कितना दर्दनाक होता है, क्योंकि फिर चौथे साल दोगे ना तो वापस प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा और चौथे साल प्री क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये बेटा सिस्टम ये चलता रहता है, ये क्रियाएं चलती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने देखा है, कोई कमी उनके अंदर नहीं है, इंटरव्यू तक जा करके जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, अगले साल प्री एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता उनका, दूसरे साल फिर दे रहे फिर प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। तो पहले साल जो प्री हो गया था, जो मेंस हो गया था, अगर स्ट्रेटेजी प्रॉपर रही होती तो वो फाइनल सिलेक्शन तक गए होते। तो इसीलिए ये तो धारणा पहले आप बनाइए कि पहले आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, मेंस 70% करने की कोशिश कीजिए और उस 70% में स्टैटिक्स टॉपिक्स को आप देखने की कोशिश कीजिए। स्टैटिक्स टॉपिक्स का मतलब क्या हुआ, वो टॉपिक्स जो आपके प्री में भी कॉमन है, मेंस में भी कॉमन है, वो टॉपिक जो कभी परिवर्तित नहीं होने वाले हैं, जिनका ज्ञान कभी परिवर्तित नहीं होने वाला, उनके एप्लीकेशन चेंज हो सकते हैं लेकिन वो नॉलेज वाइज जो है वो परिवर्तित नहीं होने वाले हैं। अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं, ये कभी परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, नहीं परिवर्तित होगा ये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में गुप्तकाल पीरियड कब स्टार्ट हुआ, नहीं परिवर्तित होगा ये स्टैटिक्स टॉपिक्स है, ये नहीं परिवर्तित होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्टिकुलर आर्टिकल बना हुआ है, नहीं है चेंज, तो ये नहीं परिवर्तित होगा। जो बना हुआ है वो नहीं परिवर्तित होगा, अगर कुछ उसमें ऐड होता है तो वो अलग से ऐड ऑन करके हमें पढ़ना है। तो ऐसे स्टैटिक्स टॉपिक्स को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टैटिक्स टॉपिक्स को ध्यान में रख करके आप तैयारी शुरू करें। मेंस 70% रेडी हो जाए, आपको लगे कि ये मेंस मेरा 70% रेडी हो गया है और दिसंबर तक रेडी हो गया है, तब आने वाले मई जून में जो वैकेंसी आने वाली है आप उसका फॉर्म भरने की कोशिश करें, क्योंकि दिसंबर तक अगर आप 70% पे हैं तो जनवरी से लेके मई जून तक प्री पे एकदम एकदम फोकस हो जाइए, ठीक है। और आप प्री दीजिए, मेंस आपका पूरा रेडी है, स्टैटिक्स टॉपिक्स रेडी हैं, अब आप करंट के ऊपर काम कीजिए और उसके बाद आप मेंस दीजिए। आज मैं कह रही हूँ आपको, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। इतनी बातें हमारी समझ में आई। गुंजा बेटा यस मैम। कुछ क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर हो रहा है। ठीक है, यस मैम। चलो बढ़िया है, ठीक है। अब इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या बस ग्रेजुएट हैं सिंपली, चाहे पीजी हैं चाहे ग्रेजुएट है, जो भी है ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो चुका है। कितने बच्चे हैं? यस मैम, विजय। ओके, विजय हैं। यस मैम, गुंजा गुंजा हो रहा है। ओके ओके, मैम रश्मि। रश्मि, ठीक है ठीक है। अरविंद। जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, देखो जो लोग ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो चुका है ना, वो तो आज से ही अपनी तैयारी तुम शुरू करो, 2025 की तैयारी करना शुरू करो, ठीक है। 2025 के लिए आप तैयारी करना शुरू कीजिए, ठीक है। जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, कितने अंडर ग्रेजुएट हैं अभी? मेरे ख्याल से इनके अलावा सब अंडर ग्रेजुएट हैं। इसमें Yes, कम से ma'am. कम 15 जो बोलने में देखा है, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट चुके हैं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो 15 ओके, से अधिक इसमें ग्रेजुएट है या पूर्ण ग्रेजुएट अच्छा, है। ओके। अंडर ग्रेजुएट कितने हैं? 3 या 4 ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अजय है? 3 या 4। Yes, sir. अजय ग्रेजुएट मैम है। यस नीतू बोलो। मैम मेरा नाम मीतू है। मैम मेरा इस बार ग्रेजुएशन मैंने अभी जस्ट एग्जाम दिया कि फाइनल हुआ है अभी। तो मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे कि मैम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना है, तो जैसा कि आपने कहा कि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने के 2-2.5 साल देने होते हैं,
तो मैम, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या अपना पोस्ट ग्रेजुएशन रोक देना चाहिए सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए, या फिर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहिए? ठीक है, वैलिड पॉइंट है, इसी पे मैं आने वाली थी। अच्छा वो आपने क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया। चलिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने अभी बात यस कही मैम। ना, जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं वो 2025 की तैयारी कीजिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिए, आप जिस विषय को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, ठीक है ना, वैकल्पिक विषय जो भी आप चूज कर रहे हैं, आप हिस्ट्री ले रहे हैं, आप पॉलिटिकल ले रहे हैं, आप फिलोसफी ले रहे हैं, आप ज्योग्राफी ले रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेना चाह रहे हैं सिविल सर्विसेज में, आप उसी मैडम विषय इस से पीजी का फॉर्म भर दीजिए। जो बच्चे जो है अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो विषय वो ऑप्शनल के रूप में लेना चाहते हैं, उसी विषय से आप पीजी का फॉर्म भर दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दीजिए, नहीं रुकना है उसके लिए आपको, ठीक है। क्योंकि जब आप विषय को ऑप्शनल के लिए तैयार करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा सिनेरियो आपका क्लियर हो जाएगा। आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए के एमएस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेंगे, आप उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट से पीजी का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपको साथ साथ कुछ चीजें बता रही हूँ, इनको आप ध्यान रखिएगा। पीजी का फॉर्म भरते साथ ही आपको ऑप्शनल चल रहा है, ऑप्शनल की तैयारी करेंगे, पीजी तैयार होगा। पीजी की कुछ क्लासेस अगर आप लेते हैं, अगर नहीं भी लेते हैं तो भी ऑप्शनल से आपका पीजी तैयार हो रहा है। पीजी में एडमिशन के साथ ही आपके सिविल सर्विसेज के साथ बिल्कुल जस्ट एडजॉइनिंग ही सिविल सर्विसेज को मैच करता हुआ आपका एक और एग्जाम है, जिसे हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप पीजी में एनरोल हो जाते हैं, आजकल का जो नियम है, आजकल पीजी करने के बाद नेट नहीं होता है, जैसे आप पीजी में एनरोल हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दीजिए। तो विषय ऑलरेडी आप ऑप्शनल में पढ़ रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है ना, बिल्कुल नहीं करना है। आप केवल विषय के बल पर वहां पे नेट का एग्जाम दे सकते हैं। नेट हर 6 महीने के बाद होता है, ठीक है। तो 2 साल जो आपका सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रही है, 2 साल में जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है, उसमें आप 4 बार नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो जब तक आपका पीजी होता है, पीजी होने से पहले ही आप नेट और जेआरएफ हो चुके होते हैं। तो एक रास्ता आपके लिए और खुल गया, ठीक है ना। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप ले लेते हैं तो आज आप एलिजिबल होते हैं रिसर्च में जाने के लिए। एंड बिलीव कीजिए, रिसर्च में जाना भी सिविल सर्विसेज की तरह ही, चाहे रुतबे की बात करें हम लोग, चाहे पैसे की बात करें हम लोग, चाहे गुडविल की बात करें हम लोग, इन तीनों तरह से जो है ये क्या है, बिल्कुल आपके सिविल सर्विसेज के ड्रीम को मैच करता हुआ है। आप रिसर्च में अपना कैरियर देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप केवल नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर, जो हायर एजुकेशन में जो टीचर्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप वो फॉर्म भी भर सकते हैं। एंड हायर एजुकेशन में जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो ये सबसे टॉप लेवल की जॉब होती है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो है कोई ऐसा नहीं है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हैं तो जस्ट एक डॉक्टरेट मानिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर मानिए, ये आप एजुकेशन के सेक्टर में क्या हो गए, टॉप हो गए। तो ये आपके लिए एक अलग से एडिशनल राह होती है, जिसपे आपको एफर्ट नहीं करना है ना, आप एफर्ट केवल सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये एडिशनल राह जो है आपके उस राह से टकराती जाती है, जहां पानी रखा हुआ है, जहां आम का पेड़ है मान के चलिए, तो ऐसे पेड़ों की छांव लीजिए, आप आम का फल खाइए, आप पानी निकाल के पीजिए, प्यास बुझाइए सिविल सर्विसेज की राह में। तो ये राह में कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आप क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। और अगर कैरियर उसमें आपका बनता हुआ नजर आता है तो कतई घाटा नहीं है, ना गुडविल की तरफ से घाटा है, ना पैसों की तरफ से घाटा है, ना ही कोई आपके ड्रीम की तरफ से घाटा है, ये आपके लिए सुटेबल होगा। फिर भी अगर आपका मतलब कंटिन्यू रहता है सिविल सर्विसेज का, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के बाद भी सिविल सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है ना। जेआरएफ निकालने के बाद भी सिविल सर्विसेज दे सकते हैं। आप आईएएस का एग्जाम कोई सी भी पोस्ट ज्वाइन करने के बाद दे सकते हैं, कभी मनाही नहीं की गई है। इनफैक्ट आप आईपीएस भी बन जाते हैं, रैंक आपकी आती है, और फिर भी आपको लगता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होना चाहिए, आप आईपीएस रहते भी आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का काम आप लोग कर सकते हैं। ये अभी की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, ये कब की बात कर रही हूँ, ये अभी की बात कर रही हूँ मैं। अब उस समय की बात को देखिए जिस साल आपको प्री एग्जाम देना है। जब प्री एग्जाम देना है
प्री की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप जीएस को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। कैसे तैयार करते हैं? क्या बोलते हैं उसको, वस्तुनिष्ठ टाइप में, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कैसे तैयार करते हैं? आप फैक्चुअल तैयार करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में तैयार करते हैं। यानी कि ये स्थान कहाँ स्थित है, 1 2 3 4 ऑप्शन है, आपको पता है ये स्थान यहाँ स्थित है। ये युद्ध किस सन में हुआ, ABCD आपको पता है इस सन में हुआ। तो आपके जो फैक्ट्स हैं, जो कंटेंट है, वो बिल्कुल फैक्चुअल तैयार हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो सीसेट का पेपर है वो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स को करेक्ट कराता है, मैथमेटिक्स को करेक्ट कराता है, आपकी रीजनिंग को बढ़ाता है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की हैबिट्स को डेवलप करता है। तो ये जो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी है, इस प्रीलिम्स की तैयारी के बाद जब आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे होते हैं, आस पास के जो एग्जाम्स है, बैंकिंग के एग्जाम्स, SSC के एग्जाम्स, LIC के एग्जाम, ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप उस प्रीलिम्स की तैयारी के बाद दे सकते हैं। यहाँ याद रखिएगा, फिर आपको कहूंगी, बैंकिंग की तैयारी नहीं करनी, SSC की तैयारी नहीं करनी, LIC की तैयारी नहीं करनी, बस आपको तैयारी किसकी करनी है? सिविल सर्विसेज की करनी है। लेकिन उस तैयारी से जो प्राप्त आपका एप्टीट्यूड है, जो आपका नॉलेज है, जो आपकी स्किल उसके साथ मैच कर रही है, आप उसके साथ केवल फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने का केवल पैसा देना है, एग्जामिनेशन सेंटर जाने का केवल आपको एफर्ट उठाना है, बाकी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, और आप ये वैकेंसीज भी क्लियर कर सकते हैं, आप जॉब को हाथ में ले सकते हैं। हम तो रात दिन देख रहे हैं, हमारे यहाँ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चलता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले बच्चों की पहली बार में JRF हो जाती है, पहली बार में JRF निकाल ले जाते हैं। हालांकि ये उनकी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि मेरे पास तो जो हमारे सेंटर पे जो बच्चे आते हैं IAS के, हम तो उनको स्टेट लेवल एग्जाम भी के भी, जैसे RS का भी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का भी फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं ना, वो मना कर देते हैं। बिल्कुल 90% क्लास की संख्या जो IAS की तैयारी कर रही है, RS का भी फॉर्म भरना वो नहीं चाहते हैं, लेकिन वो एग्जाम देने से नहीं कतराते हैं। नेट का एग्जाम भी देते हैं, बैंक भी देंगे, SSC भी देंगे, LIC भी देंगे। मैं आपको इतने स्टूडेंट्स के नाम गिना दूंगी कि इतनी बार वो सिलेक्शन ले चुके हैं, इतनी बार जगह 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 वो सिलेक्शन ले चुके हैं, लेकिन केवल सर्टिफिकेट के रूप में उनके पास है, ठीक है। वो यूपीएससी को फोकस में हमेशा लेते गए, यूपीएससी छोड़ा नहीं उन्होंने, और यूपीएससी आगे सेलेक्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये जो है कुछ ट्रैक्स है जिनके ऊपर आप इस तरीके से काम कर सकते हैं कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ इन वैकेंसीज को भी देख सकते हैं, मेंस की तैयारी के साथ साथ इन वैकेंसीज को भी देख सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो देखो, ये एक सिस्टमेटिक तैयारी होगी, आपका अपना खुद का दिमाग जो है ना वो पजल नहीं होगा, ठीक है। आपका जो खुद का दिमाग है, भी देखो दिमाग तो दिमाग ही कहाँ कहाँ काम करे, है ना, कहाँ कहाँ लगेगा, घर वालों को भी देखना, फ्रेंड्स को भी देखना, पढ़ाई को भी देखना, रोजगार को भी देखना, शादी ब्याहों को भी देखना, उसके बाद आपको तैयारी को भी देखना, नौकरी भी चाहिए, सब कुछ है, तो आदमी कहाँ कहाँ तक सोचेगा। तो आप, क्या होता है ना कि जितना आप अपनी परेशानी को कम अपने लिए करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अब इसीलिए जो है, इस तरह की तैयारियां जब आप करेंगे, सिस्टमेटिक वे में करेंगे, जब जाके आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये याद रखिए कि 70% जब आपका मेंस रेडी रहे, उस साल का आप एग्जाम देने का कोशिश कीजिएगा। उसके पहले अगर आप करते हैं, आप अपना मन बहलाएंगे, और अगर आप देते हैं तो वो दैट इज ऑन योर रिस्क, आपके ऊपर, आपके अपने रिस्क के ऊपर है, आप कैसे इसको करते हैं। दूसरी बात यह है कि मेंस की तैयारी के दौरान भी आप कुछ परीक्षाएं दे सकते हैं, एक्सक्लूसिव प्री की तैयारी के दौरान भी आप कुछ परीक्षाएं दे सकते हैं, मैंने इनके बारे में चर्चा कर ली। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है और विशेषीकृत भी है, कि तैयारी के लिए कोचिंग कैसे ज्वाइन किया जाए, या कोचिंग ज्वाइन किया भी जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। तो इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं, तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन करना ये नेसेसरी पार्ट नहीं है, ठीक है, ये किसी भी तरह का नेसेसरी पार्ट नहीं है। अब कोचिंग ज्वाइन करने में भी दो तरीके के एस्पेक्ट्स, ठीक है, दो तरह के एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि अगर आप जिस कोचिंग में जा रहे हैं, वो कोचिंग, ये जो मेंस वाला पार्ट मैंने आपको बोला ना, अगर उस पार्ट को मजबूत कराने में सक्षम है, आप लिख रहे हैं, आपकी कॉपियों पे चिन्ह लगा रहा है, वो बता रहा है ये है नहीं था, है होना चाहिए, यहाँ पे इस था, आपने आर लिखा है, आगे फिर से लिख लिया, ठीक है। ये वर्ड लिमिटेशन आपको दी गई थी, कहा गया था 50 शब्द, आपने लिखा है 70 शब्द, इसको कम करने की कोशिश करो, लाइन को ऐसे बनाओ, सेंटेंसेस को ऐसे फ्रेम करो, इस शब्द की जगह ये शब्द ले आओ,
अगर आपको पर्सनली कोई बिठा करके ये बात कह रहा है, वो कोचिंग आपकी आपकी लाइफ का जो है, आपकी लाइफ के चेंजर कोचिंग के रूप में आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कोचिंग आपको बिठा करके आपके मेंस की तैयारी के लिए आपके ऊपर अटेंशन दे रहा है, बिलीव में आपके जीवन में आपके माता पिता के बाद अगर आपके कैरियर को कोई बढ़ाने वाला, कैरियर में आगे बढ़ाने वाला कोई होगा, तो वो कोचिंग संस्थान होगा जो आपको टोकेगा, जो आपको रोकेगा, जो आपको बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अगर ये होता है, ये कोचिंग आपको ज्वाइन करनी चाहिए। दूसरा, कोचिंग के साथ साथ वहां के टीचर्स, ठीक है, कोचिंग के साथ साथ वहां के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है सुनने को तैयार है। क्लास के बाद अगर माहौल ऐसा है कि आप उस टीचर से बात कर सकते हैं, क्लास से पहले क्या माहौल ऐसा है आप बात कर सकते हैं, तो वो कोचिंग आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, ऐसी कोचिंग जहां 200 2000 की संख्या है, 500 की संख्या है, आप बैग लेकर के गए, बैठे, लेक्चर सुना, बैग लेकर के वापस आ गए, ये वाला भैया नहीं चले। ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अगर दिमाग में कोई उथल पुथल थी, तो वहां पे अगर अलाउ है कि आप क्वेश्चन पूछ सके, वो कोचिंग आपके लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो, वो कोचिंग किसी काम की नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कोचिंग ज्वाइन करना, भीड़ का हिस्सा बनना कदापि नहीं होता है। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करना जब आप बिगिनर हैं, जब आप आरंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में कोचिंग ज्वाइन करने का ये पैरामीटर आपको नापना पड़ेगा, आपको जा करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए वो जगह सुटेबल है या नहीं है। तो ये बिगिनर्स की बात मैंने, आप एक अटेम्प्ट दे लेते हैं पूरी तैयारी के बाद, यानी कि आपने मेंस की तैयारी करी थी, आप प्री की तैयारी करके फिर आप गए थे एग्जाम देने, और आप किसी कारण से रह जाते हैं, नहीं सिलेक्शन होता है आपका। ठीक है, तो आप सेकेंड अटेम्प्ट देना चाहते हैं, आप थर्ड अटेम्प्ट देना चाहते हैं, आप फोर्थ अटेम्प्ट देना चाहते हैं, आप उस सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट के लिए 100% उस भीड़ का हिस्सा बनिए। ठीक है, वो भीड़ का हिस्सा जो है सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पहले आपने पूरा तैयार कर लिया, अब आपको एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, केवल सबके साथ जाना है। वो लेक्चर आपका तैयार है, लेकिन सामने वाला कह रहा है तो केवल आपको सुनना है, केवल सुनने मात्र से जो है आप क्या होंगे, लेक्चर से कनेक्ट होते जाएंगे। तो वो जो भीड़ वाली बात, 2000 वाली बात मैंने कही ना, 2000 स्टूडेंट्स वाली, वो आपके सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट के लिए जरूरी है। ठीक है, भीड़ में रहना जरूरी है, मार्केट में रहना जरूरी है, 10 कॉम्पिटिटर बच्चों के साथ रहना जरूरी है। आपको पता तो चले कि आपके ही साथ वाले बच्चे जो आपके साथ अटेम्प्ट देने वाले कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या तैयार कर चुके हैं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही कहा ना, स्मार्ट स्टडीज जरूरी है। आपके अंदर वो खुफियापन होना चाहिए कि आप समझ सकें कि आपके प्रति क्या चाल है, और आप अपनी चाल जो है वो क्या रखने वाले हैं यूपीएससी के प्रति। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग जो है हमारा, आप ये मान के चलिए कि तेज तर्रार होने के साथ साथ थोड़ा चालाक भी होना चाहिए। जहां जरूरत है वहां लोमड़ी बनना पड़ेगा, 100% बनना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे कैरियर की बात है। हमारे कैरियर को कोई बना नहीं सकता है, ये हम बनाने वाले हैं। हमें गाइड करने वाले गाइड कर सकते हैं, आपके मेंटर्स, हम जैसे लोग आपको केवल गाइड कर सकते हैं। आपके घर वाले केवल आपके ऊपर पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उस पैसा, उस गाइडेंस का एवरेज में अगर कोई उपयोग कर रहा है, वो कौन कर रहा है? उपयोग करता आप है भैया। उसका उपभोग करना, उपभोक्ता कौन है? आप है, दैट इज यू। आप इस पैसे के, इस गाइडेंस के क्या है? कंज्यूमर हैं। तो अगर आपको कंज्यूम करना ठीक से नहीं आता है, तो फिर ये गाइडेंस और ये पैसा तो गया ना, डूब गया ना पूरी तरीके से। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको भूख लगी है, केवल भूख लगी थी, और पॉकेट में आपने हाथ टटोला तो 500 रुपए की एक नोट निकली। अब आपको लगा कि मेरे को भूख लगी है, 500 रुपए की नोट पड़ी हुई है, तो ठीक है, अब आपने डिसाइड किया मेरे को भूख तो लगी है, 500 रुपए की नोट पड़ी है, तो चलो किसी ऐसे रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ थाली ही 450 की मिलती है। आप गए, 450 की थाली आपने ली। अब उसमें पनीर बटर मसाला था, उसमें दाल मखनी थी, उसमें लच्छा पराठा भी था, उसमें एक बटर नान भी था, उसमें जो है सैलेड भी पड़े हुए थे, अचार भी पड़ा हुआ था, रायता बूंदी का भी था, उसमें दही भी था, उसमें गुलाब जामुन भी था, दुनिया भर के एन कैन प्रकार इतनी सारी जो है खाद्य वस्तुएं थी, जिसमें आपको तो खाना केवल रोटी था ना, भूखी लगी थी। अब वो एक रोटी जब घर में तुम खाते हो, तो घर में तो रोटी सब्जी के साथ ही खा लेते हो ना।
रोटी दाल के साथ भी खा लेते हो, रोटी अचार के साथ भी खा लेते हो। तो उस एक रोटी की भूख को शांत करने के लिए वो जो थाली में परोस के आया, क्या वो पूरा चट करके हम लोग आते हैं कभी भी? नहीं आते, नहीं आते। कितने भी खदुक्कड़ हो तुम में से कितने भी लोग होंगे, जितने भी खदुक्कड़ होंगे, लेकिन वो पूरी थाली जो घर में साफ होती है ना, वो थाली रेस्टोरेंट में ना हम नहीं साफ करके आते। तो मतलब क्या निकला, 450 रुपए जो पे किए गए, उस 450 रुपए में से आपने कितना कंज्यूम किया? 200 रुपए किया, 150 रुपए किया, 100 रुपए ही किया। ठीक है, कितना किया? कई बार ऐसा होता है कि तंदूरी रोटी जो प्लेट में आती है साइड साइड से ढंग से नहीं सीखी होती ना, हम तोड़ के साइड कर देते हैं। तो वो जो साइड करते हैं वो क्या हुआ? वो हमारा पैसा है जो साइड में किया हमने, उसकी पेमेंट हमने दे रखी है। वो जो सब्जी में से एक मिर्च निकाल के साइड में रखते हैं, काली मिर्च निकाल के साइड में रखते हैं, इलायची साइड में रखते हैं ना, पैसा है जिसकी पेमेंट हमने करी थी, हमने क्या किया? उसको साइड में रखा। तो ये चीजें आपको छोटे से छोटे लेवल पे समझनी होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको खाने के लिए मना कर रही हूँ, ये ऐसा भी मत आप सोचिएगा कि कभी रेस्टोरेंट जाए तो आप पॉकेट में हाथ डालने से पहले मुझे याद कर ले कि मैम ने कहा था कि थाली कितने की। नहीं बेटा, ये तुमको थोड़ी कद्र करनी होगी इन सब चीजों की, ठीक है ना? आपके घर वाले आपके लिए पैसे कैसे इकट्ठा करते हैं, ये आपको व्यवहारिक रूप से जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। उसके बाद घर वालों को छोड़ो, आप पैसा तो कहते हैं ना हाथ की मैल है, आता है जाता है, आया गया। आपके पास नहीं होंगे तो हम जैसे लोग, सर जैसे लोग, इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकने देंगे पैसों के कारण, ठीक है ना? लेकिन जो समय आपका गया, जो समय आपका गया, वो तो आपका विशुद्ध आपका था ना, उस पे थोड़ी ना किसी का जोर था, उसमें किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं था ना, समय तो आपका गया। तो इस समय की कदर तो आपको सीखनी पड़ेगी। कोचिंग ज्वाइन करना है, कोचिंग ज्वाइन करो, बढ़िया बात है। पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, पैरामीटर मैंने बता दिया। कोचिंग में अगर ज्वाइन करना है तो वहां जाकर के आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है? अब कोचिंग में भी देखिए दो चीजें हैं, एक ऑनलाइन कोचिंग कॉन्सेप्ट है, एक ऑफलाइन कोचिंग कॉन्सेप्ट है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग कॉन्सेप्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, ठीक है? कभी भी सक्सेसफुल नहीं है। मैंने आपको कहा कि आपको कोई लिखने वाला बताना चाहिए, आपको कोई स्पेलिंग एरर के लिए कोई आपको टोकने वाला होना चाहिए, आपको वर्ड लिमिटेशन में टोकने वाला होना चाहिए। ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ऑनलाइन में दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप जब लोगों के सामने रहेंगे ना, तो आप जबरदस्ती की ही करे जा रहे हैं ना, सामने वाले कोचिंग वाले आपको सुधारेंगे कि ये क्या ही करते रहते हो, सिविल सर्विस में जा रहे हो, सिविल सर्वेंट बनोगे, थोड़ा चेहरे पे गंभीरता लाओ। तो ये गंभीरता लाओ उनके कहने से थोड़ी आ जाएगा आपके मन में, ये गंभीरता उनके कहने से आप नहीं सीख पाएंगे। वो 10 बार टोकेंगे आपको, रोज रोज टोकेंगे, अरे बेटा कल बोला था ना आप ऐसे करो, अरे समझाया था ना आईएएस ऑफिसर। आपको जब बार बार टोका टाकी की जाएगी ना, जब जाके थोड़ा बहुत सुधार आएगा आपके अंदर, आपकी आदत बनेगी। फिर वो की हटा करके थोड़ा सा गंभीर स्वभाव में रहने के लिए। तो ये आदतें हैं, ये एक दिन में नहीं जाती, और ऑनलाइन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कोचिंग ज्वाइन करने की बात करें, रेगुलर फिजिकल बैच ज्वाइन करने की बात करें, ठीक है? याद रखेंगे, अगर बिगिनर है तो जा करके कोचिंग में डेमो लीजिए, ट्रायल लीजिए, बैठ करके देखिए कि अगर आपके दिमाग में एक क्लास में कोई समस्या आई है, क्या उसको कोई सुनने वाला है? अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो लाख दसों हजार बच्चे उस कोचिंग में, आपके काम की वो कोचिंग नहीं है। याद रखिएगा, आपके काम की वो कोचिंग नहीं है। अगर फिर भी आप उस कोचिंग में जाते हैं तो आप अपना भला नहीं कर रहे हैं, आप उस कोचिंग का केवल बिजनेस बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपकी बात कोई सुनने वाला है, बैठ करके आपकी प्रॉब्लम को कोई समझाने वाला है, वो कोचिंग आपके लिए बेस्ट कोचिंग है, चाहे वहां 2 ही बच्चे क्यों ना हो, चाहे वहां 5 ही बच्चे क्यों ना हो। क्योंकि आपको अपने से मतलब रखना है, आपको देखा देखी काम नहीं करना है। आईएएस बढ़ने का ड्रीम आपका है, पड़ोसी का नहीं है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है? और अगर आपने 1-2 बार अच्छी तैयारी कर रखी है, चाहे आप किसी के गाइडेंस के थ्रू कर रहे थे, चाहे किसी, मान लो जैसे मैंने कहा कि 5 बच्चों वाली कोचिंग भी हो सकती है, 50 बच्चों वाली भी हो सकती है, 5000 बच्चों वाली हो सकती है। तो आपने पहले जो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, आपने 50 बच्चों के साथ किया था, ठीक है? उसके बाद आप तैयारी की, हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, उस समय के बाद उस भीड़ में जाना भी आपको जरूरी है। तो ये भीड़ में जाने वाला जो सिस्टम है, ये आपको सेकेंडरी ऑप्शन में लेना होगा, इसको प्राइमरी कतई मत बनाइएगा, ठीक है? इसको प्राइमरी अपने को कतई नहीं बनाना है, ये हमेशा सेकेंडरी टर्शरी यानी कि द्वितीयक तृतीयक में ही आएगा, कभी भी प्राथमिक नहीं होगा। अगर प्राथमिक है तो वो आपका कोई काम का नहीं है। और ऑनलाइन तो कभी आप गांठ बांध लीजिए,
ऑनलाइन में सिविल सर्विसेज की तैयारी कतई पॉसिबल नहीं है, ये मैं खुल के बोल दे रही हूँ। ऑनलाइन में हम केवल गाइडेंस आपको दे सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है केवल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऑनलाइन में कभी आपको सिखाया नहीं जा सकता, कभी आपको पढ़ाया नहीं जा सकता, ये मैं क्लियरली कह रही हूँ, ठीक है। ऑनलाइन में कभी ये चीजें नहीं हो सकती हैं। रेगुलर बैचेस में रेगुलरिटी होती है, 5 घंटे की सिटिंग होती है। वो 5 घंटे का जो क्लासरूम का माहौल है, 4 घंटे का जो क्लासरूम का माहौल है ना, वो बेटा आपके अंदर आईएएस की फीलिंग ला देता है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो फीलिंग हमारी जो बात करने की फीलिंग है ना, ये केवल इसी दौरान रहेगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, विश्वास दिला रही हूँ, ये फीलिंग केवल जब तक हम बैठे हैं ना तभी तक है। उसके बाद रात गई बात गई, आप लोगों की लाइफ में भी वही होगा, हमारी लाइफ में भी वही रहेगा। नजरों के सामने आओगे ना, तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, कल तक मेरे दिमाग में रहेगा, कल तुम्हारा चेहरा फिर मेरे सामने आएगा, मुझे रिकॉल हो जाएगा कि इस बच्ची को ये दिक्कत थी। आपको रिकॉल होगा कि मैम को मैंने ये कहा था, सर को मैंने कहा था, सर ने मुझे ये समझाया था, मुझे ऐसे करना है। तो बार बार जब हम इंटरेक्ट होंगे ना, सामने इंटरेक्ट होंगे, जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये बहुत कुछ कह देते हैं हमसे, कहने की हर समय बोलने की जरूरत नहीं है। ये चेहरे के जो हाव भाव है ना, भाव भंगिमा, ये बहुत कुछ हमें बताती है और ये जरूरी है। तो आज मैंने आप लोगों से 3 चीजों के ऊपर बात की। पहली बात तो ये कि सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट आपको कब लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रीलिम्स के साथ साथ क्या क्या वैकेंसीज आप अदर वैकेंसीज के एग्जाम्स दे सकते हैं, मेंस की तैयारी के साथ साथ क्या आप अदर एग्जाम्स दे सकते हैं। और तीसरी बात मैंने आपसे बात की कि कोचिंग आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कब करना चाहिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आप कैसे करें, और अगर आप सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं तो अगर आपको कोचिंग की जरूरत है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सब चीजें ट्रू हैं, समझ में आ रहा है, या मैं बोले जा रही हूँ, समझ में आया समझ मैम। में आ रहा है। ये समझ स्टेट में आ रहा है पीसीएस मैम। और सिविल सर्विस का मैम संबंध क्या है? देखो, स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विसेज का बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है, संबंध तो एक जैसा ही है। बस यही है कि जो जॉब आपकी है, एक आप सेंट्रल लेवल के एम्प्लॉय हो जाते हैं, आप राष्ट्र में कहीं पे भी किसी भी स्टेट में मूव करते हैं अपनी जॉब के लिए, और एक आप स्टेट स्पेसिफिक रहते हैं, यानी कि उसी राज्य के अलग अलग जिले में जो है आप जाते हैं। जब एग्जाम की हम लोग बात करते हैं तो तैयारी में बहुत ज्यादा कम या ज्यादा इसमें नहीं होता है, तैयारी का लेवल जो है दोनों का सेम होता है। लेकिन स्टेट पीसीएस की अगर मैं बात करूं तो स्टेट पीसीएस से कंपैरिजन में आपका सिविल सर्विसेज जो आपका आईएएस है वो कंपैरेटिवली तैयार करना कहीं सरल लगता है, ठीक है, कहीं जो है वो सरल काम लगता है। क्योंकि जो एग्जाम, पहली बात तो ये कि देने वाले जो आपके साथ के कॉम्पिटिटर हैं वो नेशनल लेवल के जरूर हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं, ठीक है, सीटों की संख्या के हिसाब से थोड़े कम होते हैं। स्टेट में जब हम जाते हैं तो स्टेट में थोड़ी सीटें हमें लगती हैं ज्यादा, लेकिन जो आपके साथ के कॉम्पिटिटर्स हैं, बीएड करने वाला भी आ जाएगा, टेट देने वाला भी आपके साथ आ जाएगा, रेलवे वाला भी। सिविल सर्विसेज में हम कह रहे हैं कि तुम आईएएस की तैयारी करते करते रेलवे का फॉर्म भरो, तुम आईएएस की तैयारी करते करते बैंक का फॉर्म भरो। स्टेट में क्या होता है कि आप स्पेशली पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और आपके साथ ऐसे लोग जो आते हैं वो मतलब ये वाली तैयारियां कर रहे होते हैं, इसके बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे होते हैं, एसटेट की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे जो है ना आपके साथ आ जाते हैं, तो न चाहते हुए पहली बात तो ये कि कंपटीशन आपका तगड़ा कर जाते हैं, वो कॉम्पिटिटर्स जो है आपके साथ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एंड स्टेट है तो स्टेट में, किसी भी स्टेट की मैं बात करूं तो शेड्यूल मेंटेन नहीं होता है कभी भी एग्जाम का, ठीक है ना। ये जो आपका सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज भी है, पीसीएस के एग्जाम्स भी हैं, इनका शेड्यूल मेंटेन नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि इनके भी पूरी वैकेंसी, पूरी भर्ती प्रक्रिया भी जो है ना पंचवर्षीय कार्यक्रम की तरह हो जाता है, 5 साल में एक भर्ती होती है। तो मैं तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश को ही देख रही हूँ, ये 2 राज्य तो अभी तक मेरे यही समझ में, अब जाके उत्तर प्रदेश में थोड़ी चीजें चेंज होने मतलब काफी कुछ जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन यही चीजें चलती। जबकि सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, हर साल वैकेंसी आती है। अब आप एक पीसीएस का एग्जाम 4 साल में अगर आप पूरा कर रहे हैं, 4 साल में केवल एक बार दे रहे हैं, जिसमें गारंटी नहीं है कि आप सेलेक्ट होंगे, लेकिन वही आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो 4 साल में 4 बार दे रहे हैं। यार कुछ तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होगा कि 4 साल में कभी तो हो जाएंगे हम, पहली बार में ना हुआ दूसरी बार में तो हो जाएंगे, अरे दूसरी बार भी रह गए तीसरी बार में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है कंपैरेटिवली जब हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो जो सिविल सर्विसेज है, आईएएस का जो एग्जाम है कंपैरेटिवली पीसीएस से थोड़ा सा कूल होता है। हालांकि स्टूडेंट्स की धारणा ये होती है कि स्टेट पीसीएस जो है वो ज्यादा इजी होता है,
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्टेट बेसिस इसलिए ज्यादा इजी लगता है क्योंकि अपने स्टेट में होता है, जोनल स्टेट का होता है, और उसकी गाइडेंस देने वाले आपके अपने राज्य के होते हैं, तो इसलिए हमें लगता है बड़ा कंफर्टेबल है, बड़ा सहज है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों में केवल बस इतना ही फर्क है। यस, कृष्ण कुमार और रेखा ने हाथ हैंड रेज किया है, बताइए भाई। नमस्ते मैम, मैं रेखा। नमस्ते। हाँ, मैम क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे कि आपने एक तो अभी बता ही दिया कि मेंस जब 70% हो जाए तब हम अपना अटेम्प्ट देंगे, एक तो वहां से क्लियर हो गया। सेकेंड ये है कि जब हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और बहुत होते हैं जो नहीं होते हैं, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, जैसे आपने बताया हिस्ट्री या ज्योग्राफी। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसको हम 3 साल पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो उसको पहले स्टार्ट करें, फिर बाद में उस चीजों को उस सब्जेक्ट पे स्टार्ट करें जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है? देखो आपका हिस्ट्री जो है ना, इंडियन हिस्ट्री आपकी पूरी जो है एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तो आपके स्टैटिक पार्ट में आता है। ये आप आज भी पढ़ोगे तो वही रहेगा, 3 साल के बाद भी वही रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी यस का मैम। भी जो बेसिक पार्ट है आपका, वो बेसिक पार्ट जो है आपका वही रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे पॉपुलेशन की बात कर देते हैं, इंडस्ट्रीज की बात कर देते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर की बात कर देते हैं, तो ये है ज्योग्राफी का पार्ट, लेकिन ये इकोनॉमी में आ जाता है, ठीक है। हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये इकोनॉमी क्या होती है, हर साल चेंज होती रहती है। हमारे जो आंकड़े हैं, जो देश के और विदेश, मतलब इंटरनेशनल एंड नेशनल जो डेटा है, ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अगर हमें ये पता है कि गेहूं की कृषि क्या होती है, ये स्टैटिक पार्ट है, ठीक है ना। गेहूं कैसे उपजाया जाता है, मिट्टी कैसी चाहिए होती है, इसके लिए जलवायु कैसी होती है, ये इसका स्टैटिक पार्ट हो गया। अब हम ये कहते हैं कि 2020 में इतने मिलियन टन जो है वो हुआ, भारत ने इतना इंपोर्ट किया, भारत के द्वारा इतना एक्सपोर्ट किया गया, तो हमारा बजट जो है इतना फ्लक्चुएट हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये करंट का टॉपिक हो गया। ये 3 साल के बाद आपको ये आंकड़े के साथ पढ़ना है। लेकिन आज जानकारी अगर आप लेते हैं कि ये प्रोसीजर है, गेहूं की ये प्रजातियां होती हैं, और इसका जो है वो उत्पादन हमारे भारत में इस राज्य में सर्वाधिक होता है, मौसम ये वाला अनुकूल होता है, ये क्या होता है, ये स्टैटिक टॉपिक है। तो इस तरह से जैसे आप ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री प्योर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स, अनुच्छेद जितने हैं, ये सारे आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। साइंस, जनरल साइंस में जाते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के कुछ पार्ट्स हैं, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चंस जो एक आधा देखे गए हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके स्टैटिक्स पार्ट्स हैं। और जो करेंट वाला पार्ट है, देखो आप ध्यान रखो, साइंस, जो जनरल साइंस आपने पहले पढ़ा था, अब उसका जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, प्रौद्योगिकी वाला जो भाग है, ये किससे रिलेटेड हो जाता है, हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी जो आईसीटी वाला पार्ट है, चंद्रयान 1 कब गया, चंद्रयान 2 कब गया, कक्षा में कब पहुंचा, कितना समय लगा, उसके बाद पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या रही, जो सूचना आई वो सूचना क्या थी, सबसे पहले उसने किसको मैसेज, किसको सबसे पहले मैसेज दिया था, किसको जो है उसने फोकस मिली, ये क्या है, ये हमारे प्रौद्योगिकी का भाग हो गया। और ये हमारे करंट वाला जो 30% आपको बोला था ना बाद में पढ़ना है, ये उस 30% का हिस्सा बनेगा। तो जनरल साइंस आपने पहले पढ़ लिया, अब टेक्नोलॉजी को आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। वैसे ही हिस्ट्री को आपने पहले पढ़ लिया, स्टैटिक पार्ट आपका हिस्ट्री पहले तैयार है। अब आप करंट में क्या पढ़ेंगे, सोसाइटी को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप, सोसाइटी को पढ़ेंगे, समाज को पढ़ेंगे। यानी कि ऐसा इस काल में था, मुगल काल में महिलाओं की स्थिति ये थी, ठीक है, गुप्त काल में ये स्थिति थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट पश्चात, या 20वीं सदी में, 21वीं सदी में ये प्रारूप हमें देखने को मिला। और आज वर्तमान समय में 2023 में ये स्थिति हमें दिख रही है। ये हमने सोसाइटी से कोरिलेट कर लिया, तो स्टैटिक क्या हुआ, हमारे करंट से जुड़ा, और ये 30% में हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे, अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमने 70% में कंप्लीट किया। अब भारत के साथ दूसरे देशों के क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। हम चाहे बाउंड्री लाइन की बात करें, कौन कौन से देश की जो है वो बाउंड्रीज हमारे देश से टच कर रही हैं, उसके बाद जो है किन किन चीजों पे हमारा वॉर जो है वो लगा पड़ा है, देन दूसरे देश आपस में किस तरीके से जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, उसका इफेक्ट भारत में क्या दिख रहा है, दूसरे देश में जो औद्योगिक स्थितियां हैं उसका इफेक्ट भारत में क्या दिख रहा है,
ठीक है। अभी बात हो रही थी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, अगर आप करंट से थोड़ा अपडेटेड होंगे तो अभी कल का ही न्यूज था कि चाइना में बहुत सारे ऐसे थे लास्ट ईयर जो है भारत सरकार ने जो है चाइनीज जितने भी सामान आ रहे थे लगभग लगभग सबसे ये अपील की थी कि आप जो है उसको बैन कीजिए, उसको यूज मत कीजिए। उसकी उसकी बजाय जो है जो हमारे भारत के लोग हैं वो अपने खुद के कौशलों को विकसित करें और अपने कौशल आधारित जो है ऐसे इंडस्ट्रीज को स्थापित करें, ऐसे अपने छोटे मोटे लघु एवं कुटीर उद्योगों को स्थापित करें, जिससे कि वो अपना रोजगार भी बना ले, दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी ना रहे, हमारा देश जो है वो मतलब जिस तरीके से लाइफ चाहिए वो लाइफ जो है वो जीता रहे। तो इस तरीके की अपील के बाद बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा छोटे मोटे लघु एवं कुटीर उद्योग, मतलब आप ये देखिए कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है IITians जिन्होंने IIT की तैयारी की, जिनके प्लेसमेंट नहीं हो पाए, उन्होंने चाय अड्डा खोल लिया। सुना है कभी इसका नाम, चाय अड्डा? यस यस मैम। यस दुकान जी थी ये, मैडम दुकान थी जी। ये, आज बिजनेस हो गया है सर। ठीक है, आज बिजनेस हो गया है। अब बहुत छोटी छोटी चीजें, मतलब ऐसी ऐसी देखिए आप, तंदूरी चाय का कॉन्सेप्ट, तंदूरी चाय का कॉन्सेप्ट आया, ये किसी शॉपकीपर ने एक थड़ी पे स्टार्ट किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया तंदूरी चाय। अब पर्टिकुलरली जो है रेस्टोरेंट में ये तंदूरी चाय केवल लिख करके एक सामान्य सी जो चाय है उसी को यदि हम उसी कुल्हड़ में गर्म करके देते हैं तो जो सामान्य चाय 10 रुपए की मिल रही है वो तंदूरी चाय हमें 75 रुपए की, 50 रुपए की मिल रही है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा जैसे उधर की तरफ आप जाते हैं, लखीमपुर वगैरह की तरफ जाते हैं, लखनऊ से उधर जाते हैं, तो वहां पे गन्ने की खेती खूब होती है। ठीक है, तो पहले क्या था कि जो शुगर मिले थी, गन्ने की खेती के कारण वहां पे शुगर मिले स्थापित थी और उधर से चीनी के उत्पादन की बात की जा रही थी। लेकिन अब वर्तमान समय में जो है उधर के मौसम को देखते हुए केले की खेती लोगों ने शुरू कर दी। ठीक है, अब केला जो है केवल हम लोग जो उसका जो केले का फल है, फल का अंदर वाला भाग ही तो खा रहे थे ना भाई। कच्चे केले की सब्जी बना रहे थे, पके केले का हम क्या करते, कच्चे केले की सब्जी और चिप्स बना के खा रहे थे, और पके केले को हम ऐसे नॉर्मल फ्रूट में यूज कर रहे थे। अब प्रेजेंट टाइम में आप देखिए जो उसका तना है, जो स्कैम है केले का, उससे रेशे निकाले जा रहे हैं और उन रेशों से साड़ी तैयार हो रही है, बनाना सिल्क। बनाना सिल्क ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट में फेमस हो गया है। जो भारत में बनाना सिल्क बन रहा है वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये क्या है, ये हमारे प्रेजेंट सिनेरियो का भाग है। ठीक है ना, जो अभी हमारा वर्तमान का ये जो सिनेरियो है ये कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट करता है। बांस, बैम्बूस जिसको हम कहते हैं झाड़ झंखाड़ जंगल बना देता है वो, उससे भी आजकल हम रेशे निकाल रहे हैं और उससे भी साड़ियां बना बना के पहन रहे हैं। ठीक है ना, उनकी भी साड़ियां खूब पॉपुलर हो रही हैं। अगर उनको धूप में सुखाते हैं तो साड़ी कलफदार हो जाती है, उसमें कलफ देने की जरूरत नहीं है। छाया में सुखाते हैं तो शिफॉन की तरह बिल्कुल आपकी बढ़िया सी जो है वो फ्री रहती है। तो ऐसी ऐसी क्वालिटीज ये कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही तो आया है। तो ये जो चीजें हैं ये आपके करंट में हमेशा जुड़ते जाएंगी। इस साल ये तथ्य जुड़ा, अगले साल कुछ और जुड़ेगा, पिछले साल कुछ और जुड़ा था, तो ये हमारे जो है वो अपडेटेड चलते रहेंगे। ये आपके 30% में आता है। ठीक है, तो सोसाइटी आपकी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी आपकी आ जाएगी, आपका इंटरनेशनल रिलेशन किस तरीके का है ये आपका आ जाएगा। ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स जो है आपके करंट के साथ चलते रहेंगे विषय से संबंधित, और उसका जो स्टैटिक पार्ट है वो आपके 70% में कवर होता रहेगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। किशन, हाँ किशन भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये मैम मेरा क्वेश्चन था कि मैम ऑप्शनल को चुनने टाइम में हम लोग कौन कौन से स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखें कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट से हमें ये वेटेज मिलना चाहिए, या फिर कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से चूज करें कि हाँ दिस इज बेटर फॉर मी फॉर ऑप्शनल। देखो, ऑप्शनल चूज करने का मतलब सबसे बेस्ट तरीका ये होता है ना कि पहले तो आप अपने स्टडीज का जोनर समझें। ठीक है, कि आप समझ करके पढ़ने में आपका पर्सनालिटी बनता है या आप रट करके पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप रट करके पढ़ना चाहते हैं तो कुछ आपके जो टॉपिक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। जैसे अभी ऑप्शनल के रूप में यदि देखा जाए तो सबसे बेस्ट और सबसे नंबर 1 पे ऑप्शनल जो चल रहा है वो है ज्योग्राफी। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शनल की हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एड में ये हमेशा जो है टाई अप होता है। थर्ड नंबर पे जाते हैं तो हिस्ट्री का टर्म आता है, और फोर्थ नंबर पे हम आते हैं तो फिलोसफी एक मतलब ऑप्शनल के रूप में बच्चे लेना पसंद करते हैं। उसके बाद 6, 7, 8 नंबर पे जाते हैं तो हिंदी भाषा जो मतलब हिंदी लैंग्वेज की हम लोग बात करते हैं, उस वो आता है, मैथिली आ जाता है, पाली आ जाता है, लैंग्वेजेस आते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब ये जो टॉप के मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताए हैं ये ऑप्शनल में आपको क्यों लेना है, मैं कंपेयर करती हूँ ज्योग्राफी का हिंदी से। ठीक है,
ज्योग्राफी का हिंदी से कंपैरिजन हम लोग करते हैं। तो चलिए हिंदी से भी नहीं करते, हम ज्योग्राफी को पाली से कंपेयर करते हैं। ज्योग्राफी अगर आप ऑप्शनल लेते हैं, प्री के अंदर हम आते हैं, प्री के अंदर 7 टॉपिक्स हैं, आप देखेंगे 7 टॉपिक्स हैं, स्टैटिक्स टॉपिक्स जो है आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल है उसमें, करेंट अफेयर्स है उसमें, इकोनॉमी है उसमें, पॉलिटी है उसमें, साइंस है उसमें, हिस्ट्री है उसमें। अब इनमें आप देख रहे हैं जो इकोनॉमी वाला पार्ट है ज्योग्राफी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है उसमें, इंडस्ट्रीज पढ़ना है उसमें, आपको जो है लैंड फॉर्म्स पढ़ने हैं उसमें, जितने भी डिजास्टर्स है उसको कवर करना है आपको। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड, ये तो आपको पढ़ना ही, ये तो स्किप करना ही नहीं, ये आपको भी पढ़ना है, और ये हिंदी वाले को भी पढ़ना है, ये फिलोसफी वाले को भी पढ़ना है, ये हिस्ट्री वाले को भी पढ़ना है, सभी को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में आप ये मान के चलें कि 60 to 70% ज्योग्राफी के ही एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो आपका ज्योग्राफिकल है वो ही आपका जो है वो ज्यादा होता है। तो अगर आप ऑप्शनल ज्योग्राफी में ले रहे हैं तो ज्योग्राफी से आपके ये 3 पार्ट कवर होंगे। अगर ये 3 पार्ट कवर करते हो तो ऑप्शनल के कई पार्ट आपके कवर होते हैं। ठीक है, फिर मेंस में जाते हैं हम लोग, तो मेंस में बेटा एक पेपर ही पूरा आपका ज्योग्राफी के ऊपर है। ठीक है ना, मेंस के अंदर सेकंड पेपर में अगर आप जाते हैं तो पूरा पेपर ही ज्योग्राफी के ऊपर है। फिर उसके बाद छोड़िए आप ज्योग्राफी वाला पार्ट, छोड़िए इकोनॉमी वाला पार्ट है, विशुद्ध जो इकोनॉमी वाला एक टॉपिक अगर आप उसको हटा देंगे तो कृषि प्रारूपता है उसमें, औद्योगिकरण है उसमें, विकेंद्रीकरण है उसमें, नागरिकता है उसमें, ये सारी चीजें, ये सब ज्योग्राफी का सेकंड पेपर है आपका ऑप्शनल का। तो एक जो है कोई बच्चा पाली ले रहा है तो वो पाली वाला ये जीएस में इतना सब पढ़ने के बाद फिर पाली एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, आप ये मान के चलिए। वही ज्योग्राफी वाला बच्चा इतना सब पढ़ने पे आधा ऑप्शनल तैयार कर चुका है। तो मैंने आपको क्या कहा था, अपना सिरदर्द जितना कम हो ना, आप कम ऑप्ट करो ना, आप अपने सिर के ऊपर भार लेना ही क्यों चाह रहे हो। आपको पाली अगर आप लोगे या आप अगर आगे चल के फिलोसफी पढ़ना चाहते हो तो ऐसा फिलोसफी में क्या आपको डॉक्टरेट मिल जाएगा? क्या लोग कहने लगेंगे ये वही आईएएस ऑफिसर है जिसने फिलोसफी में टॉप किया था? क्या टॉपर को कभी ऐसे कहा जाता है? किसी ने भी टॉप किया हो? क्या टीना डाबी को कभी कहा गया इस सब्जेक्ट की टॉपर है? क्या अभी किसी इशिता को क्या किसी ने कहा इस सब्जेक्ट की टॉपर है? क्या सब्जेक्ट का टॉपर होने से कोई किसी तरीके का रिकॉग्निशन बना? नहीं बना। जबकि उस सब्जेक्ट ने ही उसके टॉपर बनने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो पहली बात तो ये कि आपको किसी को दिखाना नहीं, आपको अपने लिए पढ़ना है। तो आप तैयारी में जितना आप अपना सिर दर्द कम कर सकते हैं ना, आप उतना कम कीजिए। इसी तरीके से आप इतिहास लेते हैं, अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, प्री का आपका एक यूनिट रेडी है, मेंस में एक पेपर रेडी है आपका, सोसाइटी आपका उसी से कोरिलेट करते हैं। तो अगर आपने इतिहास लिया तो आपने जीएस पढ़ा तो ऑप्शनल आधा रेडी है, ऑप्शनल तैयार किया तो जीएस की तरफ मुंह नहीं करना उस पार्ट के लिए। आपको आपका समय बचा, आपके एफर्ट बची, एनर्जी सेव हुआ, टाइम सेव हुआ, काफी मतलब काफी हद तक आपका कुछ सेव हुआ। और वही यदि कोई बच्चा जो है ड्राइंग लेता है, मैथमेटिक्स लेता है, केमिस्ट्री लेता है, उस बच्चे के लिए इतना सब पढ़ने के बाद भी एक्स्ट्रा पूरा ऑप्शनल उसको पढ़ना है। तो क्यों लेना उस ऑप्शनल को? वहां हमें सब्जेक्ट की विशेषज्ञता तो दिखानी नहीं है, मैथ्स का एक्सपर्ट तो बनना नहीं है, हमें एक्सपर्ट उसमें बनना ही नहीं, तो क्यों वो विषय लेना? ठीक है, तो पहली बात तो ये कि विषय हमें उसके लिए लेना है जिसमें हमारा चयन हो सके, जिसमें हम कंफर्टेबल हो सके, जिसकी हमारी तैयारी आसान हो सके। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ऑप्शनल को चूज करने में। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी तैयारी में आपके एफर्ट को कम करके आपकी स्मार्ट स्टडीज करवाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं, आपको मैं मना नहीं करूंगी कि आप कुछ ऐसा लीजिए, लेकिन गाइडेंस के मुताबिक ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप स्मार्ट स्टडीज के यूज में ले सकते हैं। और किसी भी बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन को देखिए, आप उन बच्चों के पास इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैडम अभी क्वेश्चन तो बुसरा के भी हैं और किसी लोगों के हैं, अब टाइम तो 1 ही मिनट है। अगर आप इनको बताएं कि अगर टाइम खत्म हो तो बाद में आपसे बात कर सकते हैं ये लोग क्या? हाँ कर सकते हैं, कोई पर्सनली दिक्कत करें। नहीं है। एक सेशन और प्लान कर लीजिएगा वीकडेज में कभी।